हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, यदि आप लोग संस्कृत सीख रहे हैं, संस्कृत को जो है आप लोग बेसिक से एडवांस जानना चाहते हैं, तो ये जो चैनल है आप लोगों के लिए है। और आप लोगों को यदि संस्कृत कठिन लगती है तो संस्कृत को जो है सरल भाषा में समझने के लिए भी ये चैनल आप लोगों के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ यदि आप बिगनर है संस्कृत में या 6 लेवल से ऊपर के हैं आप लोग, तो आप लोगों के लिए क्या है, ये चैनल बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए जानते हैं। जैसा कि हम लोग संस्कृत में जो हमारी एनसीईआरटी बुक है व्याकरण विधि, उसका जो तीसरा चैप्टर है, तीसरा संधि, उसमें स्वर संधि के जो भेद हैं 8 प्रकार के, उसमें गुण, आदि, वृद्धि, यड़, अयादि, ये हम सब लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे, पूर्व रूप संधि। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि पूर्व रूप जो संधि है, इसको जो है हम आज जो है सरल भाषा में समझेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि पूर्व रूप संधि को हम कैसे आसानी से पहचान सकते हैं। कोई भी शब्द है उसको देख के, या फिर परीक्षा में जैसे हमारे पास टाइम नहीं है तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को आखिरी में वीडियो के अंत में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ, जो लोग देखते हैं वो लोग उसका जो है फायदा उठाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ यदि चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये चैनल उन बच्चों तक मैं चाहती हूँ कि पहुंचे जिन बच्चों को जो है संस्कृत जो है कठिन लगती है, तो उनको जो है सरल भाषा में यहाँ मैं पढ़ाती हूँ। और जो बच्चे जो है संस्कृत को हवा समझते हैं उन लोगों के लिए भी है। और कोई भी भाषा है उसका जो है व्याकरण हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हमें अपनी भाषा को यदि हमें मजबूत बनाना है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, कोई भी हो, तो सबसे पहले उसके व्याकरण को ही हमें समझना पड़ता है। अब जैसे इंग्लिश मजबूत बनानी है तो हमें टेंस क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट क्या है, सारी चीजें जाननी है। वैसे ही हिंदी में संधि क्या है, समास क्या है, तो वैसे ही संस्कृत में भी हमें संधि, समास, वाच्य और कारक, विभक्ति, ये सब जब हम अच्छे से जान जाते हैं तभी जो है हमारा जो है व्याकरण मजबूत होता है। और जब व्याकरण मजबूत हो जाता है तो वो भाषा हमें ऐसे जो है चुटकी में सरल लगने लगती है। तो प्रयास को हमें हर जगह करना है। आपको ये सोचे कि बिना प्रयास के ही हम आगे बढ़ जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। ये जो है शॉर्टकट रास्ता, लॉन्ग कट रास्ता, ये जो है दोनों में कंफ्यूजन लेके चलना, ये गलत बात है। हाँ, स्मार्टनेस दिखाइए आप, लेकिन दोनों को जानिए। जैसे है दुनिया में कि सही चीज है, गलत चीज है, दोनों चीज है, दोनों को जानना जरूरी होता है। लेकिन हमारा क्या फर्ज है, सही रूट को पकड़ना। ठीक है, क्योंकि जो सही रूट है वही हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाएगा। और यदि हमने शॉर्टकट किया तो बीच में हम कहीं फंस सकते हैं। इसलिए मैं शॉर्टकट को जो है अप्लाई नहीं करूंगी। आप जो है अच्छे से, अब जैसे हमको यहाँ से दिल्ली जाना है अपने घर से, तो उसका जब हमें सही रास्ता पता रहेगा तभी हम जा पाएंगे। और नहीं पता रहेगा, कोई शॉर्टकट बता रहा है कि ऐसे जाओ वैसे जाओ, तो उसमें हम फंस जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग जो है वीडियो को, कोई भी भाषा है उसको जो है समझने के लिए सबसे पहले उसका जो है व्याकरण ही समझना पड़ता है। यदि आपका व्याकरण मजबूत है तो वो भाषा आपकी सरल है। तो इस चैनल पे जो है आप लोगों को संस्कृत व्याकरण को सरल से सरल शब्दों में बताया जा रहा है, तो इसका आप लोग फायदा उठाइए। तो चलिए, सबसे पहले है कि पूर्व रूप संधि। और मैंने आप लोगों से बोला है कि जितने भी संस्कृत में सूत्र हैं वो यदि आप याद कर लेते हैं तो सूत्र क्या है संस्कृत में, किसी भी लेसन का जो हम समरी कहते हैं, चाहे सारांश कहते हैं, वही जो है संस्कृत में सूत्र जो है काम करते हैं, यानी आधा काम जो है सूत्र कर देते हैं। अब जैसे पूर्व रूप संधि का जो है सूत्र क्या है, एंग, एंग, पदांत, द्वितीय। एंग, यहाँ पे ये जो अंगा बना है और ये जो है विसर्ग लगा हुआ है, तो इसको क्या बोल देंगे, एंग, पदांत, अद्वितीय। तो एंग जो है हमारा क्या है, प्रत्याहार है, ये आप लोग जानते हैं। पदांत यानी पद के अंत में, अद्वितीय यानी अ आए। तो इस पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है एंग, पदांत, अद्वितीय, इसका मतलब है कि ये जो है इससे हमारा क्या है, एंग प्रत्याहार बना है। कौन सा प्रत्याहार बना हमारा, एंग, जो हम पता है अ ई उ रील री का ए ओ अंगा। ये जो सूत्र है हमारा तीसरा, आप लोगों ने जानते होंगे कि जो पाणिनि जी ने सूत्र दिया है संस्कृत वर्णमाला का, उसमें जो हमारा सूत्र है ए ओ अंगा, ये जो हमारा तीसरा सूत्र है एवं, ये जो एवं है, यानी इसमें ए और ओ वर्ण क्या है, काम करेगा इसमें यहाँ पे। तो ये जो एंग है क्या है, प्रत्याहार है, और इसमें कौन से वर्ण आएंगे, ए आएगा और ओ आएगा। इस अंगा को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो अंगा है क्या है, हमारा इत संज्ञक सूत्र वर्ण है, और जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं उनका जो प्रयोग है सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए है और कहीं नहीं है। तो इसलिए इस अंगा को नहीं लेंगे, ए और ओ को लेंगे। तो हमारा जो प्रत्याहार बना है एंग, तो एंग प्रत्याहार में हमारा ए और ओ वर्ण आता है, यानी काम किसमें होगा, ए वर्ण में और ओ वर्ण में होगा। फिर अगली बात क्या है, पदांत। पदांत मीन्स पद के अंत में, क्या हो जाएगा, पद के अंत में यहाँ पे। तो पूर्व रूप संधि का सबसे पहले सूत्र क्या है, एंग, पदांत, अद्वितीय। ठीक है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो एंग एक क्या है, प्रत्याहार है, और इस एंग प्रत्याहार में जो पाणिनि जी ने सूत्र दिया है तीसरा, ए ओ अंगा, यानी ए ओ वर्ण काम करेगा। तो इस एंग का मतलब है कि जो वर्ण हमारा ए है और ओ है वो आएगा पद के अंत में, यानी जो हमारा शब्द होता है संधि वाला, उसको जब हम तोड़ेंगे
तो शब्द के अंत में यदि ए आ गया चाहे ओ आ गया, फिर अति मतलब अ, यानी जो बाद वाला जो पद है उसमें क्या है, अ होना चाहिए। कल जो हम पढ़े हैं अयादी संधि, उसमें भी क्या है हमारा, ये दो वर्ण काम किए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा ये वाला वर्ण भी काम किया है। लेकिन यहाँ ये जो है कंफ्यूजन हो जाता है, ए और ओ, आय आओ, यदि ये चारों रहेंगे तब तो अयादी है, और सिर्फ ये दोनों काम कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा पूर्व रूप होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। क्यों ये बता रही हूँ मैं, क्योंकि जो हमारा अयादी संधि है और ये जो पूर्व रूप संधि है, एक दूसरे का समझ लीजिए क्या है, अपवाद है। क्या है, अपवाद है। नियम जो है, दोनों वर्ण जो है वही काम कर रहे हैं, उसमें भी इसमें भी, बस अर्थ है क्या, इसमें दो वर्ण काम कर रहे हैं पूर्व रूप में, और उसमें क्या था कि हमारा चार वर्ण काम कर रहा था, ए ओ आय आओ, ये चार वर्ण काम कर रहे थे। दूसरी कंडीशन क्या थी, क्या है इसमें दूसरी कंडीशन है कि आ आना चाहिए, जो दूसरा पद है वो आ आना चाहिए। और अयादी में क्या था कि जो दूसरा पद है उसमें कोई भी स्वर वर्ण हो सकता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन आप लोग क्रिएट मत करिएगा, क्योंकि अयादी संधि और पूर्व रूप संधि में दोनों में हमारा जो है इस ए और ओ का जो है काम होता है। ठीक, लेकिन दूसरी जो कंडीशन है पूर्व रूप में सिर्फ अ रहेगा, लेकिन यदि अयादी संधि है, यदि ए ओ है, तो यहाँ पे हमारा कोई सा भी स्वर वर्ण हो सकता है। ठीक है, और पूर्व रूप जो है हमारा यूं समझ लीजिए कि अयादी संधि का क्या है, अपवाद है। ठीक है, इतनी बात आप लोग जान जाइए। अब मैंने बताया आप लोगों को कि जो सूत्र है उसका डिटेल करके जान लिए तो आधी बात समझ में आ गई, यानी ए ओ वर्ण का प्रयोग होगा और दूसरे पद में हमारा क्या आना चाहिए, अ आना चाहिए। यानी जो हमारा जो शब्द है, पहला पद जो संधि में हमारा आता है शब्द, पहला पद और दूसरा पद, जिसे हम पूर्व पद और उत्तर पद भी कहते हैं। ठीक है, इसको उत्तर पद और पहले पद को क्या बोलते हैं, पूर्व पद कहते हैं। तो इस यहाँ पे पूर्व रूप संधि में क्या कंडीशन है कि जो पहला पद है उसमें ए या ओ होना चाहिए। जो पहला पद होगा उसको जब हम तोड़ेंगे, उसके टुकड़े करेंगे कि कितने वर्णों से मिलकर बना है, तो उसमें यदि ए आ जा रहा है और ओ आ जा रहा है, तब जो है पूर्व रूप संधि होगी। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि जो दूसरा पद है उसमें अ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अ, कि जो दूसरा पद है वो अ होना चाहिए। और हमारा पूर्व रूप का मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसे जो एस बनता है आप लोगों का, इंग्लिश में आप लोग एस समझ सकते हैं, लेकिन इसको हिंदी में क्या, संस्कृत में क्या बोलते हैं, अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवग्रह चिन्ह बोलते हैं इसको, अवग्रह चिन्ह है, लेकिन इसका उच्चारण क्या होता है, अ होता है। इसका उच्चारण क्या होता है, अ होता है। यानी इसका मतलब क्या है, ऐसा जब लिखा रहेगा तो इसका मतलब है कि क्या बोला जा रहा है, अ बोला जा रहा है। ठीक है, ये जो कंफ्यूजन है कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता रही हूँ कि जो आप लोग संस्कृत में जैसे शब्द आपका लिखा है को अपी, शब्द हमारा क्या लिखा है, को अपी, तो यहाँ पे अ को जो है ऐसे लिख दिया जाता है, या अत्य को अपी, ये क्या है, अ है, इसको को पढ़ेंगे, इसको अ पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे, पी, तो ये पूरा शब्द क्या हो जाएगा, को अपी। तो ये जो ये शब्द बनता है इसको बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। क्या बोलते हैं, अवग्रह चिन्ह। और इस अवग्रह चिन्ह का उच्चारण क्या है, अ लिया जाता है। क्या लिया जाता है, अ, यानी यहाँ पे पूरा वर्ण क्या है, को है, अ है और क्या है, पी है। आप यदि समझना चाह रहे हैं तो इस को अपी को ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन इसको जो है पूर्ण रूप देने की वजह से इसका जो ये है ऐसे बना दिया जाता है संस्कृत में। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो कभी भी मतलब कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि ये कौन सा चिन्ह है। तो जो लोग नहीं जानते वो लोग आज जान गए होंगे, और जो लोग जानते थे वो लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ हमें पता था। ठीक है, तो पूर्ण रूप संधि में हमें क्या ध्यान रखना कि जो पहला पद है ए होना चाहिए चाहे ओ होना चाहिए, एंग प्रत्याहार का वर्ण रहेगा, तो एंग में हमारा ए और ओ वर्ण आता है। ठीक, जो दूसरा पद है उसमें जो है क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए, सिर्फ अ होगा। क्या होगा, सिर्फ अ होगा, इसके अलावा, इस अ के अलावा कोई भी वर्ण नहीं होगा। अयादी में क्या था, कि अच था, अयादी में क्या था, अच था। अच में हमारे 9 स्वर वर्ण थे, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये भी था, साथ ही साथ हमारा ये भी वर्ण था, एच प्रत्याहार का वर्ण था। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एंग प्रत्याहार का वर्ण है। ठीक है, तो बनेगा क्या, सिर्फ हमारा बनेगा हमारा अवग्रह चिन्ह। क्या बनेगा, अवग्रह चिन्ह। जो शब्द आप लोगों ने कितने देखे होंगे, तत्रपि, अत्रपि, हरे, विष्णु हवे, ये सारे शब्द में बीच में आपको ऐसे बना हुआ दिखा होगा, तो जहाँ पे ये ऐसा बना होगा उसे हम क्या कहते हैं, अवग्रह चिन्ह बोलते हैं, और उसका उच्चारण क्या होता है, अ होता है। तो जो अ है, अ जब इसमें बदल जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्व रूप। पूर्व में पहला जैसा रूप बन जाए, तो ये जो अ है ऐसा बन जाता है। तो अ का जो है ऐसे बनना ही क्या कहलाता है, हमारा पूर्व रूप कहलाता है। तो इसका मतलब है कि पूर्व रूप संधि में हमारा जो है, जब पहले पद में ए रहेगा प्लस अ रहेगा तो हमारा क्या बनेगा, यही बनेगा। और यदि पहले पद में ओ है और दूसरा पद अ है तो भी हमारा क्या बनेगा, यही बनेगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्व रूप संधि। जब
ए और अ मिलके ऐसा बन जाए, चाहे ओ और अ मिलके ऐसा बन जाए, तो उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं? पूर्व रूप संधि के अंतर्गत मानते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, एंग एंग प्लस अ बराबर, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी, चाहे ऐसे समझ लीजिए, चाहे ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब दोनों रूपों से आपको जिस तरह से आसान लगेगा वैसे कर लीजिएगा। ए प्लस अ बराबर रहेगा, ऐसा बनेगा तो भी पूर्व रूप संधि है। ओ प्लस अ रहेगा, यानी पहला पद जो है उसके पद के अंत में ओ रहेगा और दूसरा जो पद है उसमें अ रहेगा और ऐसा बन जाएगा, तो वो हमारा किसमें चला जाएगा? पूर्व रूप संधि में चला जाएगा। ठीक है, अब इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमारा जो है ए का उदाहरण ले लेते हैं। किसका? ए का। अब जैसे हमारा शब्द आता है, आपने सुना होगा कि हरे धन आओ। ठीक है, हरे धन आओ, और हमारा बना क्या? इस हरे को जब हम तोड़ेंगे तो ह, तोड़ के देख लीजिए, एक हमारा ह बनेगा, पूरा ह है, तो यानी इसमें क्या है? व्यंजन वर्ण है, तो अ जुड़ा होगा, क्योंकि संस्कृत में जो व्यंजन वर्ण है वो क्या होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं, बिना स्वर के वो पूरे नहीं माने जाते। अब र लिखेंगे तो र पे क्या है? हमारा ए का मात्रा है। किसका मात्रा है? ए का मात्रा है। फिर प्लस आओ, अ जो है स्वर वर्ण है, तो इसमें आ तो जुड़ेगा नहीं, ये अपने आप में पूरा है। वह यहाँ पूरा है, तो यानी इसमें क्या जुड़ा है? अ जुड़ा है। अब इस हरे को जब हम तोड़े हैं, इसको तोड़े हैं तो ये बना है और इसको तोड़े हैं तो ये बना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए पद के अंत में ये जो हरे शब्द है, इसको जब हम तोड़े हैं, ह धन अ धन र धन ए हरे, तो आप पद के अंत में हमें ए मिल रहा है। ठीक है, जो दूसरा पद है उसमें अ है, यानी ये ए और ये अ मिलके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे। ठीक है, और हमारा शब्द क्या बन जाएगा? हरे तो लिखाएगा ही, ये जो अ है ये किसमें बदल जाएगा? इसमें बदल जाएगा, और वह जो है वह लिखाई जाएगा, पूरा वही शब्द रहेगा। अब जैसे हरे धन अव है, हरे है, ये अव है, ये भी है, बस अर्थ क्या है? अ का ऐसा बनना ही हमारा क्या कहलाता है? पूर्व रूप संधि कहलाता है। अब ये जो अ है यहाँ पे क्या बन गया है? ऐसे बन गया, एस बन गया है, जिसको हम आउटरा चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो हरे। ठीक, ये आप लोगों ने ए का उदाहरण देख लिया। अब इसको जो है ओ का भी उदाहरण देख लीजिए। अभी जो है एक शब्द है हरे और हरे, ये जो शब्द है एक हरे है, एक आता है हरे, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का जो कंफ्यूजन है वो भी मैं अभी क्लियर करूंगी। पहले ओ वाला उदाहरण एक देख लीजिए। ठीक है, ये तो ए का उदाहरण था। अब हमारा दूसरा उदाहरण है ओ वाला। ओ वाले में हम लोग अक्सर पढ़ते हैं विष्णु प्लस आओ। ठीक है, विष्णु प्लस आओ। अब इस विष्णु को जब हम तोड़ेंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? बनेगा वी नहीं, इसको तोड़ना है ना, व पे ई की मात्रा है, यानी धन ई, छोटी ई क्या है? तो छोटी ई बनाए। ठीक है, फिर क्या है? ये मूर्धन्य श है, आधा है, तो ये आधा सा बनाएंगे। ठीक, इसमें यानी अ नहीं जुड़ा है, या कोई भी स्वर वर्ण जो है नहीं जुड़ा है। फिर ये जो ड़ है, इस ड़ में हमारा क्या है? ओ जुड़ा है। कौन सा स्वर जुड़ा है? ओ जुड़ा है। व हो गया, व पे ई की मात्रा है, तो ये ई आ गया। ये मूर्धन्य श जो है हमारा आधा है, जिसको हम षटकोण वाला स भी बोलते हैं, मूर्धन्य श भी बोलते हैं, बड़ा सा भी बोलते हैं। तो ये जो स है आधा है, तो इसलिए हलंत लगा हुआ आधा हमारा बना। ये जो ड़ है, ड़ लिखाया, फिर ड़ पे हमारा ओ का मात्रा जुड़ा है, जो स्वर ओ है वो जुड़ा है, तो इस ओ को जोड़ लिए। अब इस अ को तोड़ेंगे तो हमारा जो अ तोड़ेगा, तो अ जो है स्वर वर्ण है, तो इसमें कोई भी जो है स्वर वर्ण नहीं जुड़ेगा। वह क्या है? व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसके साथ क्या जुड़ेगा? अ जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि व्यंजन जो है संस्कृत में अर्धमात्रिक होते हैं और बिना स्वरों के वो पूरे नहीं होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ओ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अ देखने को मिल रहा है। ये जो वैष्णव शब्द है, इसके जब हम टुकड़े किए तो पद के अंत में ओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लीजिए। जिन बच्चों को इसका जो है डिटेल करना नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल कर दिया। और मेरे चैनल पे आप लोगों को संस्कृत का जो सबसे निम्नतम जो है पहली, वो भी देखने को मिलेगा। जो जीरो से पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी यदि पहुंचना है तो मैं जीरो पे भी पहुंचा सकती हूँ और जीरो से आखिरी पे भी पहुंचा सकती हूँ। इसलिए मैं बोलती हूँ कि बेसिक टू एडवांस, इसीलिए बोलती हूँ कि यदि वो जीरो लेवल का भी बच्चा देख रहा है तो वो भी चीजें समझे, और एडवांस लेवल का देख रहा है तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे टुकड़े किस तरह हुए, जिन लोगों को नहीं मालूम होगा वो लोग जान जाएंगे। अब इस विष्णु को जब हम तोड़ेंगे तो ओ अंत में आ रहा है, तो पूर्व रूप में संधि क्या है? एंग जो है ओ जो है एंग प्रत्याहार का वर्ण है। फिर जो दूसरा पद है उसमें अ है, तो ये जो ओ और अ है क्या बना दिया हमारा? ऐसे बना दिया एस। ठीक है, समझने के लिए एस, लेकिन इसको बोलते क्या है? अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? वैष्णव, ऐसे ही लिखाएगा। बस ये जो अ है ये कैसे लिखाएगा? ऐसे लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बना देंगे और वो लिख देंगे, तो हमारा शब्द क्या हो जाएगा? वैष्णव। ठीक है, ऐसे ही बालको अपी है। ठीक है, और हमारा जो है को अपी तो आप लोग अक्सर पढ़ते ही है ना, ऐसे को, इसमें देखिए ओ आ रहा है, फिर क्या है? अपी। ऐसे ही बालको अपी,
आपने बालको लिखा, बालको पे ओ का मात्रा है, फिर अपी आ जाता है। ऐसे ये क्या है, सारे उदाहरण ओ वाले हैं। कौन से हैं? ओ वाले हैं। अब चलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि एक कंफ्यूजन होता है हरे और हरे शब्द में लेके। इसमें एक शब्द है हमारा हरे और एक शब्द है हमारा हरे। आप लोगों को मैंने बताया कि एक शब्द है हमारा हरे, एक है हरे। ये दोनों जो है परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और दोनों का क्या है, कंफ्यूजन भी रहता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बता दूं मैं, यदि आप लोगों का ऐसे हरे लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे एस लगा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे क्या है, हमारा पूर्व रूप संधि है। कौन सा है? पूर्व रूप संधि है। अब यहाँ पे जो ये हरे है, यहाँ पे क्या है, अयादी संधि है। क्या है? अयादी संधि है। अब इसको जब हरे को हम तोड़ेंगे तो हरे धन ए आया, ठीक है। तो इस हरे में ए और दूसरा जो हमारा पद है उसमें कोई भी स्वर वर्ण हो सकता है। अयादी का क्या नियम है कि पहला जो वर्ण है वो ए ओ आई औ चार वर्णों में से कोई वर्ण होना चाहिए। जो दूसरा वर्ण है उसमें क्या है, कोई भी स्वर वर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा वर्ण क्या है, स्वर वर्ण है। तो ए जब रहेगा पहले में तो हमारा क्या बनेगा, आई बनेगा। क्या बनेगा? आई बनेगा। अब यहाँ पे ये जो आई बना है, हरे शब्द तो है, तो इस हरे में जो है हमारा आई जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? आई जुड़ा है। तो आई जुड़ा है तो ऐसे यानी ऐसे अयादी हो गया, ठीक। तो हरे शब्द जब आएगा तो किस पे टिक लगाएंगे हम? अयादी संधि पे टिक लगाएंगे। और हरे आएगा तो हम किस पे टिक लगाएंगे? पूर्ण रूप संधि में। दोनों में पहचानने का तरीका क्या, आप यदि ऐसा बना हुआ देख लेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि किसका है, पूर्ण रूप संधि का उदाहरण है। और यदि इस ऐसा बना हुआ नहीं है, आय लगा हुआ है, तो वो किस में चला जाएगा, हमारा अयादी संधि में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? अयादी संधि में, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों का क्लियर हो गया। तो पूर्ण रूप संधि में हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है कि पूर्ण रूप संधि में जो है, जो पहला वर्ण होगा वो ए होगा चाहे ओ होगा, जो दूसरा वर्ण होगा वो क्या होगा, अ होगा। और बनेगा क्या हमारा, ऐसा बनेगा। ऐसा अ का ऐसा बनना ही क्या कहलाता है, हमारा पूर्ण रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण रूप कहलाता है, ठीक है। इसको जो है आप लोग और किस तरह से याद कर सकते हैं, एंग प्लस अ, यानी पहले वर्ण में जो है हमारा एंग होना चाहिए, एंग वर्ण होना चाहिए। और जो दूसरा वर्ण है वो क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए। यानी ए या ओ प्लस अ, दूसरा जो वर्ण है उसमें सिर्फ अ होना चाहिए। जो दूसरा पद है उसमें सिर्फ अ होना चाहिए। पहले में हमारा ए होना चाहिए और ओ होना चाहिए, और जो दूसरा पद है उसमें क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए। इसका उदाहरण क्या है, हरे है और क्या है, यहाँ इस पे हम लोग लाइन नहीं खींचते हैं। एक हमारा उदाहरण है वैष्णव, एक है कोअपी है, ठीक है, तत्रपी है, तेअपी है, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जब भी ऐसा बना हुआ दिखेगा ऐसा, तो वो समझ जाएंगे किसमें है, पूर्ण रूप संधि में। अब इसका जाते जाते वक्त हम लोग जो है इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं कि जब भी हमारा पूर्ण रूप संधि पूछा जाएगा या परीक्षा में आएगा तो हम कैसे जानेंगे कि इस शब्द में पूर्ण रूप संधि है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में लिख लीजिए कि संधि संधि वाली जगह ऐसा एस, जिसे हम क्या बोलते हैं, अवग्रह चिन्ह देखने को मिलेगा, तो वहां कौन सी संधि होगी, पूर्ण रूप संधि होगी। ये कहाँ यूज करना है हमें, परीक्षा में, या हमारे पास समय नहीं है, या फिर हम जो है भूल जा रहे हैं। तो वैसे नियम को फॉलो करेंगे तो आपका ही फायदा है। फायदा ये रहेगा कि दुनिया का या कोई भी वर्ड आ जाएगा तो आप उसे इजिली कर लेंगे। तो नियम को फॉलो करना जरूर है। इसको तो जानना ही है, साथ ही साथ इसके नियम को भी जानना है। नियम क्या है, एंग प्लस अ बराबर अवग्रह चिन्ह, ठीक है, या ए या ओ बराबर अवग्रह चिन्ह, अ भी जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, अ। तो वहां क्या होगा, पूर्ण रूप संधि होगा। अब इसको उदाहरण से देख लीजिए। उदाहरण में देखिए हमारा है शब्द, अभी तो आप लोगों ने दो उदाहरण देखे ही, और भी उदाहरण देख लीजिए। जैसे है हमारा उदाहरण तेअपी, कोअपी, हरे, विष्णुअपि, वैष्णव, ठीक है। ये जो शब्द है आप लोग, और भी उदाहरण है, हरे हरे ये वैष्णव, कोअपी, तेअपी, वने अपी, ठीक है, वने अपी। अब देखिए जैसे आप लोगों को परीक्षा में शब्द दिख गया,
वैष्णव, तो वैष्णव में देखिए ऐसा अवग्रह चिन्ह दिख रहा है, यहाँ देखिए अवग्रह चिन्ह दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। देखिए सारे उदाहरण है, उसमें आप लोगों को अवग्रह चिन्ह देखने को मिल रहा है। अब इसका प्रश्न किस तरह से आता है वो भी जान लीजिए। एक तो शब्द देख के पूछ देगा कि इसमें जो है कौन सी संधि है, जैसे वैष्णव करके दे दिया, पूछ दिया इसमें कौन सी संधि है। और दूसरा प्रश्न इस प्रकार पूछ सकता है कि शब्द दे के, जैसे हरे दे दिया, पूछ देगा कि इसका जो संधि हुआ है कैसे हुआ है, तो क्या हो जाएगा, हरे धन अ हो जाएगा। ऐसे ही कोपी दे दिया तो को धन अपी। अब पूर्व रूप संधि का नियम क्या होता है, ए या ओ प्लस अ, यानी पहला जो पद है उस पद में जो शब्द है, शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो शब्द के अंत में ए या ओ होना चाहिए। अब ते है, ते में ए है, अंत में को है, क में जो है ओ है, हरे है, र पे ए है, पद के अंत में वैष्णव है, तो वैष्णव में जो है ओ का मात्रा है, अंत में जो दूसरा पद है उसमें क्या है, अ है होना चाहिए। अब वही अ किसका रूप ले लेगा, अवग्रह का चिन्ह ले लेगा। जो अ है वो हट के ऐसे एस टाइप का बन जाएगा, जिसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं, अवग्रह चिन्ह कहते हैं। तो पूर्व रूप संधि किस संधि से संबंधित है, तो पूर्व रूप संधि जो है हमारा स्वर संधि का एक प्रकार है। ठीक है, पहली बात ये क्लियर होगी। दूसरा प्रश्न उदाहरण देके पूछ देगा कि इसमें कौन सी इस शब्द में कौन सी संधि है, या उस शब्द देके पूछ देगा कि इस शब्द का जो है पूरा संधि कौन सा संधि का शुद्ध रूप है। इस तरह से आपका प्रश्न बनता है। तो आई होप आप लोगों को जो है पूर्व रूप संधि के जितने भी डाउट हैं सब क्लियर हो गए होंगे। इसको जो है आप लोग हमेशा ऐसे याद रखिएगा, ए या ओ, यानी पद के अंत में जो पहला पद है ए ओ होना चाहिए, प्लस अ बराबर अवग्रह चिन्ह। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, पूर्व रूप संधि। क्या लिख देंगे, पूर्व रूप संधि। ठीक है, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, ए या ओ, यानी पहला जो पद है उसमें ए ओ होना चाहिए, दूसरा पद अ होना चाहिए। ए अ, दूसरा पद अ कंपलसरी है, अ के अलावा दूसरा होगा तो पूर्व रूप संधि नहीं होगी, इतना ध्यान दीजिए। और यही अ क्या बन जाएगा, अवग्रह चिन्ह बन जाएगा, इसी को बोलते हैं हम पूर्व रूप संधि। तो आप ये वीडियो जो है आप लोगों को थोड़ी भी समझ में आई होगी या यूजफुल लगी होगी, तो आप लोग जो है कमेंट जरूर करिएगा, साथ ही साथ लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। आप लोगों के अगल बगल जो भी बच्चे संस्कृत लिए हैं, 6 लेवल से ऊपर है, टीजीटी लेवल तक, आप जो है मेरे चैनल को आप शेयर कर सकते हैं, मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं उन तक, ताकि वो लोग भी जो है संस्कृत को जो कठिन समझते हैं उनके लिए जो संस्कृत है सरल लग सके। और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये तो आप तो मेरा मतलब जो सहयोग है, सपोर्ट है वो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ आप उस बच्चे के लिए भी सपोर्टर बन रहे हैं। और एक जो है तीसरा काम, आप एक सामाजिक काम कर रहे हैं। आप यदि किसी वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो लाइक कर रहे हैं तो क्या होता है कि जो पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है, यानी जैसे मैं हूँ और भी है लोग पढ़ा रहे, तो क्या मेहनत होती है इसके पीछे, ऐसे ही नहीं है। अब इस टॉपिक को समझाने के लिए सबसे पहले हमें 3 दिन लगता है कि सारा उसका जितना मैटर है सब समझाना है हमें। कोई भी कहीं से भी है, एक परसेंटेज भी जो है डाउट ना रह जाए बच्चे को, किस तरह से बच्चे को पढ़ाया जाए कि वो समझ सके, सारी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कि वीडियो बन गया हो गया, अब ये वीडियो बना है तो इसको एडिटिंग करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है उसमें क्या कहते हैं थंबनेल लगाना है, फिर उसके बाद जो है लोड करना है, उसके बाद आपके पास कहीं पहुंचेगी। तो क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, बहुत सारी मेहनत है। आप लोगों को जो लगता है कि 2 मिनट में वीडियो बना दी हो गया, नहीं है। जो बनाता है वो जानता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि वीडियो बनाओ, पहले वीडियो बनाने से पहले उसकी पूरा जो है स्ट्रक्चर तैयार करो कि हाँ किस तरह से मुझे जो है बताना है, फिर उसके बाद जो है सेटअप करने के बाद जो है फिर डाउनलोड करना है, उसका थंबनेल बनाना है, सब कुछ है। तो लाइक करते हैं तो क्या होता है, हम लोगों का जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है कि हाँ चलो कोई लाइक कर रहा है, हम जो ये काम कर रहे हैं, जो ये मेहनत कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रही है, लोगों के लिए हम कर रहे हैं, तो वो भी हमें समझ रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो सोचते हैं कि नहीं लाइक देख लिए चलो कोई ऐसे वैसे, कुछ नहीं, वीडियो को पूरा देखिए, उसमें क्या क्या बताया जा रहा है उसको समझिए, उसके बाद पसंद पड़ा तो आप लाइक करिए। कोई मतलब जबरदस्ती नहीं है कि आप लाइक ही करिए, आप लाइक करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं मैं ये बता रही हूँ। तो जो सामने वाला वो तो मोटिवेट होता ही है, और शेयर करते हैं तो क्या होता है कि जो बच्चा नहीं जानता है उसे उस जानकारी के बारे में पता चलता है कि हाँ मुझे नई चीज मिली है, तो वो भी खुश होता है। तो उससे क्या है, वो खुश होता है तो वो उसका जो बेनिफिट है भगवान वो आप ही को देते हैं। तो जब आदमी जो अंदर से खुश होता है, अंदर से सेटिस्फाइड होता है, वो खुशी हमें कितने भी सारे पैसे दे दे या कितने लोग भी हमारे अगल बगल के जुट जाए, वो खुशी नहीं दे सकते हैं जो हम अंदर से खुशी महसूस करते हैं। तो अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए आप लोग ये करिए, चैनल को शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि ये सब क्या है, मोटिवेशन मेरे लिए तो है ही है, साथ ही साथ दूसरों के लिए फायदा है। तीसरा है कि आप लोग क्या एक सामाजिक कार्यकर्ता बन रहे हैं, या यूं कह लीजिए समाज को जो है एक सहयोग दे रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग जो है स्माइल करिए और माइंड जो है अपना पॉजिटिव रखिए, और जिस लक्ष्य को आपने पाने के लिए सोचा है उसे जो है गेन करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।